असा अर्थ। नमस्कार, आप देख रहे हैं कि न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। बात करेंगे उपचुनाव के रेस की। जी हां, क्योंकि अब इसकी शुरुआत हो चुकी है और इसी कड़ी में कानपुर में सीसामऊ विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं, जिसके चलते सभी पार्टियों ने मोर्चा संभाल लिया है। इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ आज कानपुर के दौरे पर हैं। सीएम योगी यहां करीब 3.5 घंटे रहेंगे और इस दौरान सीएम करीब 412 करोड़ रुपए की 145 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही चुन्नीगंज स्थित जीआईसी मैदान में होने वाले कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी मंच से 8000 छात्रों को टैबलेट देंगे और इसके अलावा रोजगार मेले में नौकरी और ऋण पाने वाले 1500 लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी देंगे और सभी योजनाओं के 5-5 लाभार्थियों को सम्मानित करेंगे। उपचुनाव को देखते हुए सीएम योगी बीजेपी पदाधिकारियों के साथ मर्चेंट चैम्बर हॉल में मीटिंग करेंगे। उनके कार्यक्रम को देखते हुए मंगलवार को डीएम राकेश कुमार सिंह, सीडीओ दीक्षा जान, एडीएम सिटी डॉक्टर राजेश कुमार समेत अन्य अधिकारियों ने मर्चेंट चैम्बर हॉल और जीआईसी का निरीक्षण किया था। इसके बाद अधिकारियों के साथ बैठक कर कार्यक्रम की रूपरेखा भी तैयार की गई थी। कार्यक्रम स्थल पर करीब 50,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था कर दी गई थी। रिपोर्ट्स की माने तो सीएम नगर निगम की जोन 1 और 5 की करीब 37 परियोजनाओं का शिलान्यास इस कार्यक्रम में करने वाले हैं। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें। शिलान्यास में किसी अन्य जोन की परियोजनाओं को शामिल नहीं किया गया है। किसी के साथ आपको बता दें कि नगर निगम के जोन 1, 2, 3, 4 की 54 परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। इतना ही नहीं, सीएम योगी 26 परियोजनाओं का लोकार्पण और 28 का शिलान्यास यहां पर करने वाले हैं। युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने कानपुर में आकर युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण कराए। काफी युवा हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। आपको मोदी जी और योगी जी की सरकार में टैबलेट और लैपटॉप मिला है, कैसा महसूस कर रही हैं और क्या कहेंगी? बहुत अच्छा लग रहा है, हम युवाओं को उन्होंने टैबलेट दिया। आप क्या कहना चाहेंगे? पहले अपना नाम बता दीजिए। उम्मे हानी। कैसा लग रहा है और क्या कहेंगी? बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू। इतना अच्छा मतलब आप लोगों ने टैब दिया, बाकी लोगों को भी मिल रहा है, तो ऐसी सरकार होनी चाहिए। कैसा लग रहा है सरकार के लिए? अरे बिल्कुल होनी चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? आपको मिला है? हमको मिला है टैबलेट, अच्छा लग रहा है और योगी आदित्यनाथ का काफ़ी धन्यवाद है कि उन्होंने हम लोगों को टैबलेट दिया ताकि हम लोग नई चीज़ें सीखें और पढ़ें इससे और नई नई चीज़ें तकनीक जानें। आप भी युवा हैं, आपको भी टैबलेट और लैपटॉप मिला है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या कहेंगे इस सरकार के लिए? योगी आदित्यनाथ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, युवाओं के लिए बहुत ध्यान दिया जा रहा है और टेक्नोलॉजी के तौर पे अच्छा वर्क हो रहा है और डेवलपमेंट भी अच्छा है। ऐसी सरकार दोबारा आनी चाहिए। तो ये युवा है, वो मैं आपको दिखा दूं कि इस कार्यक्रम में देखिए किस तरीके से जो युवा हैं, लगभग 1000 युवाओं को नियुक्ति पत्र मिला है और उसके अलावा लगभग 50,000 ऐसे युवा हैं, जिनमें से 20 युवाओं को आज लैपटॉप और टैबलेट का वितरण खुद योगी आदित्यनाथ ने किया है और उसके बाद इन युवाओं में खासा उत्साह है और इनका ये कहना है कि डिजिटल की ओर बढ़ रहे देश में इन युवाओं का योगदान होने वाला है और ये एक अहम कदम है जिसमें योगी आदित्यनाथ इन युवाओं को आगे बढ़ने की सीख दे रहे हैं। कानपुर से के न्यूज़ के लिए रवि के साथ तारिका गुप्ता की रिपोर्ट। और इसी पर विस्तार से करेंगे बातचीत। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है। हमारे साथ में कौस्तुभ मिश्रा हमारे संवाददाता कानपुर से हैं, श्वेता दुबे हैं नेता बीजेपी, वरिष्ठ पत्रकार रजनीकांत जी हमारे साथ में हैं, शैलेंद्र तिवारी हमारे साथ में प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी की ओर से और सपा के प्रवक्ता डीपी यादव हमारे साथ में है। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं, हमारे साथ में जो खास मेहमान जुड़े हुए हैं उनका रुख कर लेंगे। पहले कौस्तुभ से अपडेट लेते हैं। कौस्तुभ, क्या अपडेट है? फिलहाल मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, कार्यक्रम की शुरुआत भी हो चुकी है, जल्दी से अपडेट बताइए। जी बिल्कुल, आपको बता दूं आज कानपुर के जीआईसी ग्राउंड पर जो मुख्यमंत्री की जनसभा हो रही है वो सीसामऊ विधानसभा के उपचुनाव की ठीक पहले हुई। तो ये कहीं ना कहीं जो दौरा है सीएम का बहुत अहम माना जा रहा है, क्योंकि आपको बता दें बीते 25 सालों से सीसामऊ सीट पर भाजपा काबिज नहीं हो सकी। तो कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री आज कानपुर पहुंचे हैं, करोड़ों रुपए की सौगात दे रहे हैं और कार्यकर्ताओं में जोश भी भरेंगे। जो भाजपा कार्यकर्ता है, पार्टी के
पदाधिकारी उनके साथ सीसामऊ उपचुनाव को लेकर बैठक करेंगे, क्योंकि ये सीट कहीं ना कहीं हॉट सीट भी है और अब भाजपा ने इसको अपनी प्रतिष्ठा भी बना लिया। हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता भी हैं भाजपा के, उनसे सीसामऊ उपचुनाव को लेकर बातचीत भी करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? डॉक्टर अभिषेक द्विवेदी। अभिषेक जी, आज सीएम की जो ये जनसभा है और ठीक उपचुनाव के पहले हो रही, किस तरीके से आप देख रहे हैं? आज हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जनसभा सीसामऊ उपचुनाव के थोड़ा पहले आयोजित हुई है, जो कि यहाँ पे जीआरसी ग्राउंड पड़ता है, वो आयोजित हुई है। और जैसे कि हमारे मुखिया प्रदेश के मुख्यमंत्री जी पूरी निगरानी कर रहे हैं। आजकल यहाँ का क्षेत्र जो दिया था, ये एक उपचुनाव था, यहाँ पर ये क्षेत्र ऐसा है कि सीसामऊ विधानसभा में यहाँ की विधानसभा रही, यहाँ के विधायक द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया गया। यहाँ की दशाएं बहुत व्यवस्थित थी, तो अब हमको चाहिए कि एक हमारा प्रतिनिधि यहाँ का विधायक बने। उसके लिए क्षेत्र के 8 विधायक और 2 जनप्रतिनिधि में, जिसमें सांसद जी भी हमारे रमेश अवस्थी, एमएलसी अरुण पाठक जी, सुरेश मैदानी जी और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी को भी जिम्मेदारी थी। और आज खुद मुख्यमंत्री जी आकर मॉनिटरिंग करेंगे सारी व्यवस्थाओं। लगभग 752 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ कर रहा है। लैपटॉप वितरण होगा, लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। इसी के अंतर्गत चीजों को आधारित करने के लिए सब ठीक है कौस्तुभ आपके पास लौटेंगे, कुछ खास मेहमान हैं उनका भी रुख कर लेते हैं। ठीक है कौस्तुभ, आएंगे आपके पास में। हमारे साथ में श्वेता दुबे जी हैं, बीजेपी की नेता है, उनका रुख कर लेते हैं। श्वेता जी, यूपी में सियासत जो है वो बहुत तेज हो गई है, लेकिन क्या इस विधानसभा सीट पर, जिस पर अब तक बीजेपी का रिकॉर्ड ठीक नहीं रहा, आपको उम्मीद इस बार कोई नजर आ रही है? श्वेता जी के पास वापस लौटेंगे। कौस्तुभ श्वेता जी की राय जानते हैं। श्वेता जी, इस बार आपको क्या उम्मीदें नजर आ रही हैं सीट पर? उपचुनाव के पहले ही यहाँ पर दौरे। श्वेता जी, आवाज मिल रही है आपको हमारी? जी हाँ, देखिए उपचुनाव तो अलग है और मुख्यमंत्री जी तो हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, तो उनकी जिम्मेदारी है कि वो हर क्षेत्र में विकास को देखें। तो आज उसी के संदर्भ में उनका कानपुर दौरा है और उसमें जैसा कि आपने भी बताया कि लाभार्थियों को टैबलेट वितरित करेंगे और अब इसको सीसामऊ उपचुनाव से भी जोड़ के देखा जा रहा है। तो वो भी है कि वहां पर मुख्यमंत्री जी मिलेंगे और जो सीट आज तक भाजपा की नहीं हो पाई है, तो निश्चित रूप से हमारे कार्यों से प्रभावित होंगे। क्योंकि देखिए, हम जो भी टैब दे रहे हैं या जो भी लाभार्थी सरकार के द्वारा जो सुविधाएं दी जा रही हैं, वो किसी व्यक्ति विशेष समुदाय विशेष के लिए नहीं है। सबका साथ सबका विकास जो हम कहते हैं वो हमने करके दिखाया है। उसी के संदर्भ में आज हमारे मुख्यमंत्री जी कानपुर में हैं। बिल्कुल ठीक है। देखिए, आप कह रही हैं कि इस सीट पर हम लगातार कोशिश यही करेंगे कि इस बार बीजेपी का जो परचम है वो लहराए। ठीक है, सपा की प्रवक्ता डीपी यादव हमारे साथ में है। डीपी जी, देखिए ये सीट पर बीजेपी ने कवायद तेज कर दी है और उपचुनाव के चलते बड़ी बैठकें हम कह लें या फिर आने जाने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। क्या कहेंगे आप इस दौरे पर? जी नमस्कार, जय संविधान जय लोकतंत्र जी। देखिए, जब से 2024 का लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ है और उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता कहीं न कहीं दबाव में, टेंशन में और मानसिक जो है उनकी स्थिति जो है विचलित हो गई है। तो निश्चित रूप से सरकार अब ये चाह रही है कि किस प्रकार से जनता को एक बार पुनः जो है बहकाया जाए, जनता को झांसा दिया जाए। जहां जहां आप देख रही होंगी उपचुनाव हो रहा है उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर, वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार जा रही है और तमाम तरह की घोषणाएं कर रही है। लेकिन अब जनता समझ चुकी है, जनता इनकी सच्चाई जान चुकी है। जनता ये जान रही है कि भारतीय जनता पार्टी धरातल से कुछ भी नहीं संबंध रखती है, जमीनी हकीकत से कुछ भी संबंध नहीं रखती है। और निश्चित रूप से इन 10 विधानसभा के उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी की करारी हार होगी। आप देखिए किस प्रकार से अभी फर्रुखाबाद में 2 दलित बेटियों की हत्या हुई, उस पर मुख्यमंत्री के एक शब्द नहीं निकले। मुख्यमंत्री ने उस पर कोई बयान नहीं दिया है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का क्या राय है? उत्तर प्रदेश महिलाओं की सुरक्षा नहीं हो पा रही है, दलित बेटियों की हत्या हो रही है। आप देखिए, कानून व्यवस्था के उत्तर प्रदेश में बिल्कुल जो है परकच्चे उड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं, एक तरफ उत्तर प्रदेश में चिकित्सा व्यवस्था नहीं दुरुस्त है, उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। इसी तरह से शिक्षा व्यवस्था का उत्तर प्रदेश में हाल है। तो चारों तरफ से उत्तर प्रदेश कहीं ना कहीं गर्त में जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो लोग ठीक है, यानी आप अपनी सीट को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि सीट कहीं नहीं जाना। चलिए ठीक है, आपके पास लौटेंगे। शैलेंद्र तिवारी जी हमारे साथ में है, प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से। शैलेंद्र जी, स्वागत आपका भी। शैलेंद्र जी, देखिए उपचुनाव को लेकर यहाँ पर बैठकें शुरू हो चुकी है, खुद मुख्यमंत्री ने कमान संभाली है। इसके पहले अधिकारियों को, मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई थी। कांग्रेस कहाँ पर देख रही है खुद को?
देखिए एक बात समझ लीजिए, मुख्यमंत्री हैं तो उनको दौरा करना चाहिए था। कि ये बात उनको आज क्यों समझ में आ रही है? पहले आनी चाहिए थी। दौरे लगातार करने चाहिए, जाना चाहिए जनता के बीच में, जनता के दर्द समझ लीजिए, सड़कों के गड्ढे भरने चाहिए, शिक्षा की व्यवस्था देखनी चाहिए, स्वास्थ्य व्यवस्था क्या है कैसे देखनी चाहिए। लोग स्वास्थ्य के मामले में अपने घर की जो है शरीर को लॉस को जो है वो रेल की पटरियों पर किलोमीटरों पैदल चल करके ले जा रहे हैं। संसाधन देखना चाहिए, ये तो मुख्यमंत्री का काम है। और अगर मुख्यमंत्री ये भी नहीं करेंगे तो करेंगे क्या? लेकिन जो आज की तारीख में लोक लुभावन चीजें दी जा रही हैं वो साफ साफ उसका कनेक्शन उपचुनाव से है। और मैं आपको जिम्मेदारी के साथ करता हूँ कि उपचुनाव जैसे वाली स्थिति में भारतीय जनता पार्टी वहां पर कुछ भी नहीं पाएगी। हाँ, ये जो लोक लुभावन चीजें वहां करने जा रहे हैं, मुझे लगता है कि इन्हें पहले करनी चाहिए थी और जगह जो है बैठ के दौड़ के करनी चाहिए, जहां पर स्थितियां खराब हैं, जहां गड्ढे नहीं भरे हुए हैं, जहां सड़कों में पानी भरा हुआ है, जहां तमाम उत्तर प्रदेश में ऐसी जगह जहां बाढ़ आ गई है वहां कोई पूछने नहीं जा रहा है। ठीक है। जहां उपचुनाव है वहां जरूर जाना है, क्योंकि वहां से सीट लेनी है। सत्ता पे काबिज रहना इनकी आदत हो चुकी है। झंडा डंडा प्रोपेगेंडा करने का इनका पूरा जो है इंतजाम हमेशा रहता है। और इनका सरकार की और जो है पूरी व्यवस्था आम जनमानस के कनेक्शन से कोई लेना देना कहीं ठीक है, ठीक है। शैलेंद्र जी लौटेंगे आपके पास में। हमारे साथ में रजनीकांत जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत सर आपका भी। रजनीकांत जी, आप किस तरीके से सीसामऊ सीट को देख पा रहे हैं? अनम्यूट कीजिए रजनीकांत जी, अनम्यूट कीजिए। मेरी आवाज आ रही है? जी बोलिए बोलिए। देखिए, उपचुनाव तो अपनी जगह है, लेकिन आज के दौर में नौजवान के लिए रोजगार किसी भी सरकार के लिए बहुत बड़ी समस्या, चाहे योगी सरकार हो या कोई और भी सरकार हो। पूरे देश में नौजवान जिस तरह से बेचैन है कि वो पढ़ा लिखा तो है लेकिन उसके लिए रोजगार के साधन नहीं। तो अब मान लीजिए ठीक है, उपचुनाव का समय है इसलिए ये रोजगार मेला लग रहा है, लेकिन ये है कि जब जागो तभी सवेरा है। ठीक है, इस तरह के प्रयास निरंतर जारी रहने चाहिए। मैं तो ये कहूंगा। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। देखिए पूरे प्रदेश। ठीक है जी, ठीक है सर, आपको रोक रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। सबसे पहले वो सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए आयोजित आज के समारोह में उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, प्रदेश के वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी, प्रदेश सरकार के मंत्रीगण श्री राकेश सचान जी, श्री नितिन अग्रवाल जी, श्रीमती प्रतिभा शुक्ला जी, श्री अजीत पाल जी, माननीय सांसद श्री रमेश अवस्थी जी, माननीय सांसद देवेंद्र सिंह भोले जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री प्रकाश पाल जी, विधान परिषद सदस्य श्री सलिल बिश्नोई जी, मानवेंद्र सिंह जी, अरुण पाठक जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री दीपू पांडे जी, शिवराम सिंह जी, दिनेश सिंह कुशवाहा जी, महापौर श्रीमती प्रमिला पांडे जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती स्वप्निल वरुण जी, माननीय विधायक गण श्रीमती नीलिमा कटियार जी, सुरेंद्र नैथानी जी, महेश त्रिवेदी जी, अभिजीत सिंह सांगा जी, राहुल बच्चा सोनकर जी, श्रीमती सरोज कुरील जी, अविनाश सिंह चौहान जी, मंच पर उपस्थित श्री रघुनंदन भदौरिया जी, सुरेश अवस्थी जी, भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के हमारे सभी पदाधिकारीगण, कानपुर के मेरे सभी युवा साथियों और उपस्थित बहन और भाइयों,
आज मुझे एक बार फिर से कानपुर के जनता जनार्दन के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने और यहां के युवाओं के लिए कुछ विशिष्ट योजनाओं के साथ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज के इस अवसर पर इन सभी योजनाओं की सौगात देते मुझे अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही है। इस अवसर पर मैं सबसे पहले कानपुर वासियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि अभी हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव में आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री रमेश अवस्थी और श्री देवेंद्र सिंह भोले जी को विजयी बना के भेजा। इसके लिए आपके प्रति, कानपुर वासियों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हुए बदले में 745 करोड़ की योजनाओं की सौगात हम लोग कानपुर वासियों को दे रहे हैं, इसकी भी मैं हृदय से बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, आज नौजवानों के सपनों को उड़ान देने के लिए जहां रोजगार की एक बड़ी योजना को लेकर के 50 कंपनियों के द्वारा एक साथ 1000 से अधिक नौजवानों को रोजगार वितरण के इस कार्यक्रम के साथ जोड़ने के लिए हम लोग यहां पर आए हैं, वहीं सैकड़ों उद्यमियों को लोन देने के लिए भी आज यहां लोन मेला भी लगा है। तो लगभग 8000 युवाओं को युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण भी हुआ है। इस अवसर पर इन सभी युवाओं के लिए, इन सभी रोजगार प्राप्त करने वाले युवाओं के लिए, लोन प्राप्त करने वाले उद्यमियों को भी मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, आपने डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर देखी है। सरकार ने सुरक्षा का, सुशासन का और विकास का एक मॉडल दिया है और ये मॉडल इस रूप में दिया है जिससे आपका वर्तमान भी उज्जवल हो और भविष्य की एक नई अभिलाषा के साथ, आकांक्षा के साथ आप आगे बढ़ सके। और इस विश्वास के साथ आज डबल इंजन की सरकार प्रदेश के अंदर कार्य कर रही है। आपने 2017 के पहले के उत्तर प्रदेश को भी देखा है। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश अपनी पहचान के लिए मोहताज था। अराजकता चरम पर थी, गुंडागिर्दी उत्तर प्रदेश की पहचान बन चुकी थी। हर पर्व और त्योहार के पहले दंगे होते थे, बेटी और व्यापारी दोनों सुरक्षित नहीं थी। प्रदेश के अंदर कोई आना नहीं चाहता था और जो नौजवान उत्तर प्रदेश के बाहर जाता था उसके सामने स्वयं पहचान का संकट खड़ा हुआ था। इन विपरीत परिस्थितियों में यहां की पीड़ा को समझा दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता प्रधानमंत्री मोदी जी ने। और 2017 में मोदी जी के आह्वान पर प्रदेशवासियों ने प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जनादेश दिया। आज परिणाम आप देख रहे होंगे। 7.5 वर्ष में कोई प्रदेश एक लंबी दूरी तय कर ले, आज आपके सामने यह दृश्य है। बहनों और भाइयों, आज विकास का क्या मॉडल होना चाहिए यह उत्तर प्रदेश तय करता है। आज सुशासन का मॉडल क्या होना चाहिए उत्तर प्रदेश तय करता है। कानून व्यवस्था कैसे होनी चाहिए आज ये उत्तर प्रदेश तय करता है। लेकिन इससे पहले के दृश्य क्या थे? बहनों और भाइयों, मैं भी आ रहा था, कार्यक्रम स्थल पर आ रहा था और जैसे ही मैंने वित्त मंत्री से पूछा
हम दोनों एक ही गाड़ी में थे। मैंने कहा खन्ना जी आपने इस इमारत को देखा है क्या है? तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, उनकी ओर से देखिए अहम बातें कही गई हैं। रजनीकांत जी के पास में हम थे। रजनीकांत जी, आपको रोका था, वापस लौटेंगे आप ही के पास में। आपने बहुत अहम बात कही कि देखिए रोजगार ऐसा नहीं है कि पहली बार यहाँ पर 1000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दे देंगे तो बेरोजगारी दूर हो जाएगी। ये जो कार्यक्रम है ये लगातार होता रहना चाहिए ताकि रोजगार मिलता रहे और बेरोजगार युवा ना घूमे। ये चुनावों के वक्त ही ऐसा क्यों होता है? हाँ, जरूर थोड़ा बहुत फायदा लेने के लिए जरूर होता होगा, मैं इससे इनकार नहीं करता। लेकिन कानपुर कोई मामूली शहर नहीं है। बिल्कुल। कानपुर कपड़ा उद्योग, चमड़ा उद्योग और हथियार उद्योग का बहुत बड़ा केंद्र था। कानपुर को कभी पूरब का मैनचेस्टर कहा जाता था कपड़ा उद्योग के कारण। आज की स्थिति क्या है? पिछले 48-45 सालों से मैं देख रहा हूं कि कानपुर जो एक कमाई का शहर था, रोजगार का शहर था, आज कानपुर पूरी तरह से वहां से रोजगार गायब हो गया। कपड़ा उद्योग सारा बाहर निकल गया। तो सवाल यह है कि उस शहर में अगर रोजगार की संभावनाओं को फिर से जिलाने की कोशिश हो रही है, ठीक है, वो उपचुनाव का समय है, फायदा सभी लेते हैं, सभी राजनीतिक पार्टियां इस तरह के जतन जरूर करेंगी कि उपचुनाव के समय में या चुनाव के समय में हमें फायदा हो जाए। लेकिन मेरा सिर्फ तर्क ये है कि जब शुरू होना चाहिए। आज का युवा बेचैन है, वो पढ़ा लिखा है, उसने ITI किया है, दुनिया भर के कोर्सेज किए हैं, पढ़ा लिखा होने के बावजूद उसे रोजगार नहीं अवेलेबल है। अच्छा, सरकारी नौकरियां लगातार सीमित हो रही हैं मशीनीकरण के कारण, कंप्यूटर के कारण। अब स्थिति क्या है कि सरकार जो काम 10 आदमी करते थे किसी दफ्तर में, वो आदमी एक कंप्यूटर या दो तीन लोग कर लेते हैं। तो सवाल ये कि अगर मान लीजिए सरकार में नौकरियों का सृजन प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है, तो जो प्राइवेट सेक्टर है वहां रास्ते खोजने होंगे, रास्ते तलाशने होंगे। अगर ये प्रयास किया, जैसे अभी मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वहां जो है वो हम कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे जो है वो रोजगार को और पनपाया जाए, उद्योगों को वहां लाया जाए, उनको यानी तमाम ये अच्छा नहीं लगेगा राजनीतिक पार्टियों के वामपंथी आंदोलनों के चलते कानपुर बर्बाद हो गया। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, माने काम हुआ ही नहीं। सारी फैक्ट्रियां जो बंद हो गई, जो जितने मैं खुद जानता हूं, जयपुरिया जी थे जो कॉटन के किंग, एशिया कॉटन किंग कहे जाते थे, कानपुर में बहुत अच्छा उनका कारोबार था, रोजगार था। वो कानपुर छोड़ करके क्यों उधर कोसी चले गए, मथुरा के पास? क्यों वो उधर दिल्ली की तरफ आगे बढ़ गए? कानपुर क्यों छोड़ा? कानपुर में क्या कमी थी? रोजगार के लिए किसी शहर का वेल कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है। तो कानपुर जो है वेल कनेक्टेड था, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक वेल कनेक्टेड था। नदी थी वहां, जल की उपलब्धता थी, सारी मतलब जो जरूरी चीजें होती हैं किसी उद्योग के पनपने के लिए, वो कानपुर में मौजूद थी। आज कानपुर बर्बाद है। ठीक है सर, ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। एक बार फिर से सुनाते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं जनसभा स्थल में, लेकिन उससे पहले यहाँ पर ब्रेक के लिए रुकते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आपको सीधा सुनाते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर में क्या कुछ कह रहे हैं। बहनों और भाइयों, इनका तीसरा मॉडल देखना है तो कन्नौज में देखिए, ये नवाब ब्रांड कांग्रेस, इसी समाजवादी पार्टी की पहचान है। ये समाजवादी पार्टी की पहचान है। कैसे अनैतिक तरीके से अर्जित की गई संपत्ति और उस संपत्ति के माध्यम से कैसे बेटियों की इज्जत के साथ, बड़ी बेशर्मी के साथ ये लोग खिलवाड़ करते हैं। ये तीसरा दृश्य आपने कन्नौज का देखा है। और बाकी तो अगर इनके इतिहास के पन्नों को लड़ते हुए आप जाएंगे तो बहनों और भाइयों, काले कारनामों से इनका पूरा इतिहास भरा पड़ा है। लाल टोपी है लेकिन काले कारनामों के लिए लोग जाने जाते हैं। और इसीलिए मैं आपको एहसास कराने के लिए आया हूं, इस सीसा मऊ को सीसा मऊ ही बने रहने दीजिए। मां गंगा की पवित्र धारा के आगोश में आकर के
इसे हमें कानपुर के एक विकसित रूप को एक मॉडल रूप में से प्रस्तुत करना है। और आज उन्हीं की सौगात लेकर के मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए। बहनों और भाइयों, एक तरफ नौजवानों के सशक्तिकरण के लिए टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित हो रहे हैं। हमारा युवा भी तो दुनिया के पास जाएगा दिखाने के लिए कि हां, मैं योग्य हूं, सर्वोत्तम मैं करके दिखा सकता हूं, भारत के विकास में मैं भी योगदान दे सकता हूं। और हमने उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 7-7.5 वर्ष में जो किया, आपके द्वारा चुने गए इन जनप्रतिनिधियों के सहयोग से, आपके आशीर्वाद से, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में, उसके परिणाम आज हम सबके सामने हैं। आज आपने देखा होगा 6.5 लाख नौजवान सरकारी नौकरी प्राप्त करता है। किसी को सिफारिश कराने की नौबत नहीं आती, किसी को कहीं कोई घूसखोरी की नौबत कहने की शिकायत नहीं होती। और अगर किसी ने दुस्साहस किया तो उसको हम वहीं से उठा करके सीधे जेल की शिकंजों के अंदर डालते हैं और कहते हैं जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा उसकी जगह जेल होगी। और जेल ही नहीं बल्कि बाप दादों की जो पुरखों की जमीन है उसको भी जब्त करके फिर गरीबों में बंटवाने का काम भी कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है। बहनों और भाइयों, इन नौजवानों के हाथ को काम चाहिए, लेकिन कोई उद्यम यहां नहीं लगाना चाहता था। आज आप देख रहे होंगे आपके इसी कानपुर की माटी के लाल आज उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं और सतीश महाना जी आज अध्यक्ष हैं। लेकिन 17 से 22 तक उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास विभाग के मंत्री थे। एक शानदार पारी उन्होंने खेली। कानपुर को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुसार उन्होंने एक नोड के रूप में विकसित करने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में योगदान दिया। मुझे याद है जब महाना जी से मैंने पहली बार 2017 में नवंबर में कहा कि महाना जी अब यहां औद्योगिक निवेश होना चाहिए, इन लोगों ने कहा कि हम भी चाहते हैं लेकिन बड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। और बहनों और भाइयों, उस समय टारगेट था 20,000 करोड़ का, लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि हमारे इसी उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की सुदृढ़ स्थिति, सुशासन और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो कार्य हुआ, आज यही उत्तर प्रदेश जब 6 वर्ष के बाद 7 वर्ष के बाद अपना ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करता है तो बहनों और भाइयों 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को प्राप्त होते हैं। और इसीलिए मैं आज कहने के लिए आया हूं, अगले 2 वर्ष के अंदर हम 2 लाख सरकारी नौकरी नौजवानों को देने जा रहे हैं। सरकारी नौकरी 2 लाख, मैं जो कह रहा हूं नोट करना, 2 लाख सरकारी नौकरी, जिसमें से 60,200 से अधिक नौजवानों को पुलिस की भर्ती की प्रक्रिया वर्तमान में चालू है। 23, 24, 25 और फिर कल और परसों ये 5 दिनों में ये रिटर्न परीक्षा हो रही, लिखित परीक्षा हो रही है। और परीक्षा आप देख रहे होंगे, परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और अगर किसी ने दुस्साहस किया सेंध लगाने का तो कैसे कहीं का भी हो उसको उठा करके फिर सदैव के लिए जेल के अंदर बंद करने की कार्रवाई, आजीवन कारावास की सजा, 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना, संपत्ति की जब्तीकरण की कार्रवाई के साथ जोड़ रहे हैं। और अकेले उत्तर प्रदेश पुलिस अगले 2 वर्ष के अंदर 1 लाख नौजवानों की भर्ती करने जा रहा है। और बहनों और भाइयों, यही नहीं, इसमें से 20% हम केवल और केवल बेटियों को भर्ती करने जा रहे हैं। बेटियों की भर्ती होगी 20%। बेटियों की भर्ती इसलिए इस समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए जो उदंड और उच्छृंखल प्रवृत्ति के सहोदे हैं,
इनकी सड़कों पर ठुकाई करने के लिए बेटी जब पुलिस में भर्ती होगी तो वह उसका उपचार करने की स्थिति में होगी, इनके गुंडागर्दी का उपचार भी करेगी और सड़कों पर ही उनसे निपटेगी। बहन और भाइयों, ये प्रक्रिया चल रही है और अब देखना, नौकरी एक तरफ होगा। प्रधानमंत्री जी ने मिशन रोजगार का लक्ष्य दिया है, 2 लाख सरकारी नौकरी देंगे, 1 करोड़ से अधिक नौजवानों को जो प्रदेश के अंदर निवेश के प्रस्ताव आए हैं और उन्हें हम आज शिलान्यास के माध्यम से आगे बढ़ा रहे हैं। 1 करोड़ नौजवानों के लिए यहां पर हम नौकरी देने जा रहे हैं और 50 लाख नौजवानों को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएम स्वनिधि योजना और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के माध्यम से स्वतः रोजगार की योजना के साथ जोड़ने के बड़े कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारा कानपुर भी ट्रैफिक जाम की समस्या से मुक्ति की ओर आगे बढ़ रहा है। आज कानपुर के पास अपना मेट्रो है, अब यह मेट्रो सिटी बन चुका है। बहन और भाइयों, इस सीसा मऊ में ही कितना बड़ा सीवर का नाला मां गंगा में उड़ेला जाता था। आज सीसा मऊ हो या जाज मऊ, आज मां गंगा की अविरलता और निर्मलता का आधार एक कानपुर बन रहा है। जो कानपुर कभी माना जाता था कि गंगा की गंदगी के लिए कानपुर को दोषी ठहराया जाता था, आज वह कानपुर एक मॉडल तैयार कर रहा है। और इसीलिए मैं आज आपसे कहने के लिए आया हूं कि बहनों और भाइयों, विकास भी होगा, सुरक्षा भी होगी। भारतीय जनता पार्टी सुरक्षा, विकास और सुशासन का मॉडल है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने मॉडल हमें दिया, उनके मार्गदर्शन और नेतृत्व में इस मॉडल को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। एक तरफ यह कार्य पूरी प्रतिबद्धता के साथ हो रहा है, तो दूसरी तरफ हम लोगों ने प्रदेश के अंदर नए उद्यम लगा करके रोजगार सृजन की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। लखनऊ कानपुर के बीच में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का बनना, यह इस विकास की रफ्तार को और तेज करने जा रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे जो मेरठ को कानपुर और लखनऊ के बीच से होते हुए प्रयागराज तक जोड़ने जा रहा है, यह भी यहां के विकास का आधार बनने जा रहा है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर यहां का आधार बनने जा रहा है। और इसीलिए मैं आप सबसे अपील करने के लिए आ रहा हूं, एक तरफ विकास, सुशासन और सुरक्षा का मॉडल भारतीय जनता पार्टी का, और दूसरी तरफ अराजकता, गुंडागर्दी, दंगा जिनकी पहचान है वह कांग्रेस और समाजवादी पार्टी है। और इसीलिए मेरी आप सबसे अपील होगी कि गुंडागर्दी और अराजकता को बेटी की सुरक्षा के साथ और व्यापारी के सम्मान के साथ खिलवाड़ करने वाले ऐसे गुंडों को सार्वजनिक जीवन में आने का कोई भी अधिकार नहीं होना चाहिए। उन्हें हर हाल में रोकना ही होगा। और इसी की अपील करने के लिए मैं आज आपके पास आया हूं। मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से कानपुर वासियों का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने लोकसभा चुनाव में श्री रमेश अवस्थी को कानपुर से और श्री देवेंद्र सिंह बोले जी को कानपुर देहात से, अकबरपुर से आपने सांसद बना करके देश की सर्वोच्च पंचायत में भेजा है। और उसी के लिए कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए मैं आपके पास आया हूं। बहनों और भाइयों, मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं, ये सीसा मऊ, ये समाजवादी पार्टी के पाप का घड़ा यहां फूट चुका था और उसकी सजा भुगत रहा था। उससे मुक्ति करने के लिए आज ये मंच आपके पास आया।
तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, जिनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। शैलेंद्र तिवारी जी फिलहाल नहीं है हमारे साथ में, सपा प्रवक्ता डीपी यादव हैं, उनका रुख कर लेते हैं। डीपी साहब, अभी रजनीकांत जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनकी ओर से रोजगार का मुद्दा उठाया गया। आज इस कार्यक्रम को भी वृहद रोजगार का कार्यक्रम का नाम दिया गया है। कई युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपी है मुख्यमंत्री ने, लेकिन आपको लग रहा है कि क्या रोजगार असल में कम हो रहा है? उपचुनाव से पहले जो ये कार्यक्रम हो रहे हैं, ये सिर्फ उपचुनाव के लिए हो रहे हैं, वाकई में रोजगार देने के लिए, बेरोजगारी को दूर करने के मकसद से किए जा रहे हैं? निश्चित रूप से देखिए, रोजगार को हमें समझने की जरूरत है। जिस प्रकार से भारतीय जनता, अगर हमारी सरकार बनती है तो हम प्रतिवर्ष 2 करोड़ रुपया देंगे, लेकिन उन्होंने उन नौकरी का कोई हिसाब किताब नहीं किया। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि सरकार में अच्छी बात कही पत्रकार कि हम सबको सरकारी नौकरी नहीं दे सकते, लेकिन आज जितने पद खाली हैं पदों को हम भर सकते हैं। रेलवे में लाखों खाली है, रक्षा विभाग में लाखों पद खाली है, राजस्व विभाग में लाखों खाली है, स्वास्थ्य विभाग में लाखों पद खाली है, लेकिन सरकार इनिशिएटिव नहीं लेती है। सरकार इनको भरने के लिए कहीं ना कहीं कदम उठाती है। तो इसको लेकर कहीं गाँव में एक आक्रोश उठा है, उनके अंदर एक तरह से उबाल है युवाओं के अंदर। अगर कोई पढ़ा लिखा है, कोई बीटेक किया हुआ है, एमटेक किया हुआ है, बीएससी है, एमएससी है, बी फार्मा है, एम फार्मा है, क्या उसको नौकरी नहीं मिलना चाहिए? बीएससी है, कोई क्या उसको नौकरी नहीं मिलनी चाहिए? तो कहीं ना कहीं पढ़े लिखे अनुसार योग्यता के अनुसार उनको नौकरी दीजिए। ऐसी बात है, रोजगार दे रहे हैं आपको, कलापुर में नौकरी दे रहे हैं, कलापुर नौकरी दे रहे हैं, तो ये तो कोई बाल काटने वाला, कोई मिट्टी का बर्तन बनाने वाला, ये तो अपने हुनर काबिलियत से काम कर ही लेगा लोग। लेकिन इसको जो नौकरी पढ़ लिख करके नौकरी की इच्छा रख रहा है, इंग्लिश करके नौकरी की इच्छा रख रहा है, मैनेजमेंट करके नौकरी की इच्छा रख रहा है, तो उसको आप नौकरी क्यों नहीं दे रहे? आप उसको अवसर क्यों दे रहे हैं? बताइए, क्या संविधान पर क्यों रखा जाए उत्तर प्रदेश में? आप पक्की नौकरियों का इंतजाम क्यों नहीं कर रहे हैं? तो इसको लेकर के कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के सदस्य लोग लाता है। अब इस तरह के मेले के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की नहीं चलने वाली है। भारतीय जनता पार्टी लेकिन किसी तरह का नहीं चल रहा है, साफ दिखाई दे रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता ने उनको एक सिरे से खारिज कर दिया है, उसको लेकर के वो खासे चिंतित है, मानसिक दबाव में है वो। और आगे आने वाले विधानसभा हुआ है कि हमारी हार सुनिश्चित है, जो कहीं जाकर के 2027 में भारतीय जनता पार्टी सरकार का सहायक होगा। तो अब जितने यही आग्रह है कि आप युवाओं को नौकरी दीजिए। ठीक है, यानी आपको लग रहा है कि यहाँ पर ठीक तरीके से जो काम है वो नहीं हो रहा है। एक तरफ उपचुनाव है, उससे पहले तो देखिए कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन क्या असल में बेरोजगारी दूर करने के लिए सरकार कदम उठा रही है? बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो उपचुनाव की रेस में यूपी में सियासत बहुत तेज हो गई है। आज मुख्यमंत्री कानपुर के दौरे पर हैं और देखिए कानपुर की सीसामऊ सीट पर उपचुनाव भी होना है और ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। कानपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके साथ में बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता और मंत्री थे वो भी यहाँ पर मौजूद नजर आए। खुद कानपुर की मेयर प्रमिला पांडे को भी आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं। कानपुर पहुंचे थे आज मुख्यमंत्री और विशेष कार्यक्रम का आयोजन उनके आगमन के तहत यहाँ पर किया गया था। कानपुर को आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से विशेष सौगात भी दी गई है। करोड़ों की परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास भी मुख्यमंत्री ने किया है और कई सारे युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपे हैं। लेकिन दूसरी ओर विपक्ष समाजवादी पार्टी है जो ये लगातार कह रहा है कि क्या असल में बेरोजगारी दूर कर पाई है सरकार, क्या युवाओं को रोजगार मिल पाया है? इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।